तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए पॉडकास्ट से। और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो एक बेहतरीन एक्टर हैं जिनका नाम है जयप्रसर जी। तो नमस्कार, धन्यवाद जयप्रसर जी आपका बहुत बहुत मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार आपको और हमारे जितने भी श्रोता हैं उन सभी को नमस्कार। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ ब्रॉडकास्ट में बैठा हूँ और आपके सवाल और हमारे जवाब मुझे लगता है उम्मीद से अच्छे होंगे। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपने अपने अभिनय की जो शुरुआत है वो कहाँ से और कैसे की? अभिनय की शुरुआत तो क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे बचपन में जो मेरी लगन थी या जो मैं फिल्में देखता था उस हिसाब से मेरे अंदर एक फील आता था कि मैं भी एक्टर बनूं। बचपन से ही तो वो जो मेरी लगन थी उसके प्रति झुकाव जो था वो झुकाव ने मेरे को एक्टर बनाना पैदा किया। और मैं तो ये मानता हूँ जीवन में हर इंसान बचपन से कलाकार होता है, बस ये है कि वो कलाकार अपनी कला को समझ ले तो कलाकार है और ना समझे तो फिर उस जीवन में संघर्ष ही चलता रहता है। सही बात है। तो मतलब किस उम्र में मतलब आपको ऐसा फील हुआ कि यार अब इस कलाकारी को मुझे बड़े पर्दे तक लेके जाना चाहिए या छोटे पर्दे तक लेके जाना चाहिए? और बड़े पर्दे की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बॉलीवुड, मुंबई नगरी, माया नगरी आप जानते ही हैं। तो ये जो सफर है आपका बुंदेलखंड से महाराष्ट्र, मुंबई, बॉलीवुड की जो नगरी है यहां तक, कैसे दिमाग में आया? बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा है और ये जीवन में हर कलाकार से पूछना भी चाहिए। बिल्कुल। लाइफ में क्या होता है कि मैं जब छोटा था जब मैं 5th क्लास तक था, मैं सोचता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, सेना में, बचपन में। हाँ। उसके बाद में थोड़ा और बड़ा हुआ, जब 8th क्लास पार की, मैं सोचता था नहीं यार मुझे अब डॉक्टर बनना है, मगर क्या साइंस में मार्क्स कम आए, फिर मैंने कहा ये डॉक्टर ही कर नहीं पाऊंगा। फिर मैं सोचा यार अब क्या करूं, मैंने कहा नहीं यार अब मैं क्या करूंगा, वकील बनूंगा। फिर मैंने आर्ट ली। तो जीवन में जो चेंजेस होते हैं। अच्छा, आर्ट लिया आपने फिर? हाँ, आर्ट सब्जेक्ट लिया। किसमें? 10th में? नहीं 11th से। 11th में आर्ट लिया। उसके बाद भी मैं कंफ्यूजन में रहा, मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने सोचा अब चलो वकील बन लूं। तो जीवन में जो किरदारों को मैं सोचता रहा, हर एक किरदार के बारे में। हाँ, कभी डॉक्टर, कभी वकील। हाँ, वो जो सपने थे जो बचपन से सोचता रहा, अब एक प्लेटफॉर्म पे आके वो सब मेरे पास कुछ नहीं था। अब मैंने सोचा उन किरदारों को मैं जीवन में जीऊं कैसे, सारे के सारे किरदारों को। ओके। मैंने कहा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है, जो मैं सोचता था कलाकार बनूं। और जब मैं कला के क्षेत्र में आया तो सारे किरदार निभा लिए। अरे वाह। सरपंच से लेके एमएलए से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, इंस्पेक्टर, सब कर लिया। तो जीवन में जो वो बचपन से कला के प्रति लगन होती है ना, वही कलाकार बनाती है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाता कलाकार। लाइफ में एक बात आप याद रखिए, कलाकार पैदाइशी होता है, उसे कोई इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं कर सकता। आप 3 लाख 4 लाख के कोर्स करके आप पैसे बर्बाद कर लेंगे। अगर आपके अंदर कलाकार है तो आप खड़े हो जाएंगे अपने पैर पे। सही बात। तो जब आपने ये सोचा कि चलो यार अब मुंबई की तरफ रुक कर लेते हैं, तो घर वालों को बताया इस बारे में? क्या है, हमने एक बचपन में सुना था, सच ना चले झूठ सही, हक ना मिले लूट सही। सही बात है। तो ये बात मेरे मायने में रहती थी। अब मैं अगर पिताजी को सच बता दूंगा, हाँ, तो वो कभी नहीं आने देंगे। सही बात है। और झूठ बोल दूंगा तो वो भेज देंगे। हाँ। तो मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं था, इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं था, किया ही नहीं था मैंने। तो मैंने बोला पापा मेरे को एक फिल्म मिली है, मेरे को जाना है। अच्छा। उन्होंने बोला क्या है, क्या बात है, कैसा गया? मैंने कहा पापा वो बोले जो है एक बॉर्डर फिल्म कर रहा हूँ ये सब। उन्होंने बोला ठीक है, कितना पैसे चाहिए? 10,000 दिया। मैं निकल आया मुंबई। अच्छा। अब मुंबई आके मुझे नहीं पता वो 10,000 यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे तो 10 करोड़ भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। वो इधर आया, दादर वीटी स्टेशन पे उतरा, उधर से उतर के एक होटल में रूम ले लिया। पता चल 3,000 रुपए रेंट दादर में। हाँ, अब मेरे को नहीं पता ना इधर पे क्या, मैं अच्छी होटल में जाके रुक लिया। तो
3000 पर डे के हिसाब से वहां 2 दिन रात 6000 मेरे खत्म। अब बचा 4000 रुपए। अच्छा 4000 में 2000 खाली रिक्शे वाले के साथ घूमता रहा, गोरेगांव एनएमपी सब, कहीं कुछ काम नहीं। फिर क्या हुआ, अचानक एक बंदा, मैं बालाजी टेलीफिल्म के पास आके रुका। वहां पे मैं बैठा, चाय नाश्ता किया, वहां एक बंदा मिल गया। ठीक है। वो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है और मेरे मित्र भी हैं आज के टाइम में, ऋषि आजाद, बड़े बड़े गाने लिखे हैं, चांद के पार चलो, बड़े बड़े सॉन्ग। वो मिले, बोले क्या है, मैंने कहा भाई मैं ऐसा ऐसा है, परेशान हूँ अभी सब। तो उनने फिर मेरे को अपने साथ रखा और वहां से मेरी यहाँ की यात्रा शुरू हुई। ओके। तो पहले मतलब आपने छोटे छोटे किरदार निभाने शुरू किए, वहां से आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया? नहीं, काम वहां से मिलना शुरू नहीं हुआ था, वहां से तो एक घर का सिस्टम शुरू हुआ। अच्छा, घर का सिस्टम शुरू हो गया। ये रहने के लिए कि चलो एक भाई है, क्या है, एक लाइफ में एक अच्छा पार्टनर होना जीवन में बहुत जरूरी है। वो तो है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, लाइफ में इंसान के जीवन में एक अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। आपको जब वो सपोर्ट मिलता है तो आप धीरे धीरे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मगर आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो आप नीचे जाएंगे, सही बात, डिप्रेशन में आएंगे। सही बात। मगर क्या है, कहीं ना कहीं वो एक ऋषि आजाद अपना मित्र है, वो आया, उधर से एक सपोर्ट मिला, फिर वहां से मिला एक चिराग पोपट, वो अलग से एक ग्रुप बना ना। मैं अकेला अनजान शहर में अकेला था, सही बात। यहाँ एक परिवार बनना शुरू हुआ। वो परिवार बनना जो शुरू हुआ, उधर से रिलेशन, अब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, सबके एक संघर्ष रहते हैं। अब इसके आगे से शुरू होती है फिर अभिनय की प्रक्रिया। हाँ, तो वो जो प्रक्रिया है, वो अभिनय की प्रक्रिया मेरी ऐसी शुरू हुई। वही बालाजी के पास में चाय की टपरी पे बैठा था। हाँ। और वहां बैठ के, अच्छा पहले बड़ा अच्छा था, मोबाइल नहीं होते थे, ये सब नहीं होता था, आपस में लोग मिलते थे। पहले सब ऑडिशन वगैरह देने के बाद शाम को एक जगह एकत्रित होते थे और सबसे डिस्कस करते थे कि भाई कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। जो आज हो गया कि क्या है, मोबाइल का सिस्टम हो गया कि आप सर ऑडिशन, आप सेल्फ ऑडिशन बना के भेज दो। पहले नहीं होता था। पहले क्या था, गुडविल बनती थी, रिलेशन। हाँ। आपको मिलना है, बात करनी है, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, और वो जो रिश्ते बनते थे, साथ में बैठना उठना रोज का। सही बात। तो वो एक अलग आनंद रहता था। तो उसमें क्या होता था, मिला मैं, अब मेरी फर्स्ट जो एक्टिंग की शुरुआत हुई, मैं आपको बताऊंगा, बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा। तो किया था मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओके। और फर्स्ट डे जो शूट था, वो मेरे एक दोस्त हैं, उनने फाइनल किया। वो भी कैसे, पर्ची बना के। पहले क्या है, शेड्यूलर ही 1 डे 2 डे देता था, कास्टिंग डायरेक्टर हुआ ही नहीं करते थे। कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, जो शेड्यूलर है वही कास्टिंग करता था पहले। ओ, कास्टिंग डायरेक्टर का कोई नाम ही नहीं था। अच्छा। कास्टिंग डायरेक्टर बाद में बनना, एक प्रॉपर पोस्ट आई, वो बाद में आई। पहले जो ईपी शेड्यूलर यही लोग कास्ट करते थे, यही फाइनल करते थे, वही बुला लेते थे। तो इसमें एक हमारे मित्र थे शेड्यूलर, उन्होंने मुझे बोला, भाई एक दिन का शूट है और चाय पी रहे 5-10 लोग साथ में। हाँ। अब साथ में सब बैठे, वो बोले सर भाई मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा। अब मैं सोचा क्या कर लूंगा, ये 4-5 वैसे आ गए, अब मैं क्या करूंगा। तो फिर उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पर्ची बनाते हैं। हाँ। जिसके नाम की पर्ची आएगी वही कर लेगा। हाँ, सही बात। मैंने बोला यार इमरान भाई, जो भी पर्ची बना लो तुम, पर्ची तो मेरे नाम की आएगी। सही बात। अब किस्मत देखो, जिसे कहते हैं लक, पर्ची मेरे नाम की आई। अच्छा। बेटर का रोल। अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं भाई, शुरुआत तो करनी है। शुरुआत तो अच्छा, उस समय क्या इतने ज्यादा चैनल भी नहीं थे, कम चैनल थे, जो सोचा ओटीटी नहीं था, ओटीटी नहीं, कुछ भी नहीं। चुने सीरियल तो हिट हुआ करते थे, जो परिवार होते थे वो देखते थे शो। तो मैं आया क्योंकि सास भी बहू में, राम कपूर के साथ। ठीक। अब मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शूट, मैंने कहा भाई वेटर बन जाता हूँ, वेटर बन के थाली लेके ऐसा खड़ा हुआ। अब क्या है, फर्स्ट टाइम का वो होता ना, जब तक आप घिसेंगे नहीं तो मजेंगे नहीं। ऐसे अब जिसको मैं इतने साल से देख रहा हूँ, उसके सामने क्या डायलॉग निकलेगा। हाँ, अब आदमी को लगता ही है थोड़ा सा। तो वो चीज है, हुआ
मगर मैंने ये चीज सोची, मैंने कितना खोया, क्या करा, मैंने कहा हटो लो। मगर जो उसके बाद करा वो सीन अच्छा हुआ। मगर मैंने कहा यार जय, तू क्या करने आया था, क्या बन रहा है। सही बात। मगर क्या है, मैंने एक चीज लाइफ में नोटिस की, जीवन में काम करते रहो, अच्छा बड़ा पाजी, एक छोटा। बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सपोज करो कोई बच्चा अपने सपने लेके आया और उसको एक्टर बनना है, उसकी पहली तमन्ना ही एक्टर बनना था, एक स्टार बनना था। वो आया, सभी आते हैं, आप भी आए और भी लोग आए, और वो धीरे 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 जैसे स्ट्रगल करने लगता है तो उसके जो वो पहला जो फर्स्ट ख्याल जो लेके आया था हीरो बनने का, एक्टर बनने का, कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाता है किसी और चीजों को सरवाइव करते करते। जैसे कि भाई यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि भाई यहाँ पे टिक जाओ, सबसे बड़ी बात तो पहली ये है कि मुंबई में आपको टिके रहना है, और वो टिके रहने के चक्कर में कभी वो किसी फील्ड में निकल जाता है, कभी किसी फील्ड में निकल जाता है, और उसके बाद भी फिर लास्ट एंड तक उसके दिमाग में ये रहता है कि यार एक दिन मैं एक्टर तो बनूंगा। तो ये कहां तक आपकी इसमें सही बात है? मैं कहां तक क्या बोलूंगा, मैं तो चाहे अनुराग कश्यप जी हो, चाहे सुभाष घई जी हो, इंडस्ट्री में जितने हो, चाहे विजय राज हो, चाहे राजपाल भैया हो, चाहे आशुतोष राणा जी हो, जीवन में हर आदमी ये सोच के आता मैं सीधा हीरो बनूंगा। हाँ, ये सोच के आता है। और मैं इस चीज में एक चीज लग मानता हूं, राजपाल भैया, आशुतोष राणा, इन लोगों ने क्या करा, अपने लेवल में एक एक सब फिल्में कर ली, बिल्कुल अच्छी फिल्में की उन्होंने अपने लेवल में, बना गए हीरो। जो हीरो का सपना है वो उसके लिए जो संघर्ष है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। या तो क्या स्टोरी आपके हिसाब से हो, कंटेंट आपके हिसाब से हो, सही। अभी वही चले जाओ हीरो के लिए ओमकारा, ओमकारा नहीं, ओमकार जो पीपली लाइफ में हीरो आया था, वो ओमकारा फिल्म पे मत जाना। अच्छा, पीपली लाइफ में जो था, मैं ओमकारा बोल दिया, फिल्म पे चले जाए, वो नहीं। जो ओमकार है एक्टर, छत्तीसगढ़ का है, हबीब तनवीर के साथ थिएटर करता था। ठीक। आमिर खान के प्रोजेक्ट पीपली लाइफ के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट एक्टर था, बिल्कुल परफेक्ट बैठा, उसको हीरो बना दिया। वो जिंदगी में नहीं सोचा था, वो सोचा थिएटर कर करके मैं परेशान, क्या लाइफ जी रहा। हाँ। मगर उसको एक अच्छा मौका मिला, और पीपली लाइफ में एज ए नत्था का रोल करके वो आदमी, तो क्या है एक्चुअल में लाइफ में क्या है, सब्जेक्ट हीरो है, नॉट अ हीरो। अभी कोई भी फिल्म हो, अब डैडी हो, अनुपम खेर डैडी फिल्म में आए शुरू में, बिल्कुल, तो डैडी बन गया, मगर वो डैडी ही हीरो था। हीरो इंसान कब बनता है, जब सब्जेक्ट हीरो हो, कॉन्सेप्ट हीरो हो, उस कॉन्सेप्ट को समझ के। इसलिए कभी क्या है, ये नहीं सोचने का मेरी एज हो गई, मेरी ये एज हो गई, अब मैं नहीं बना। नहीं 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 नहीं, हीरो आप किसी भी एज में बन सकते हैं। अरे यार गैंग ऑफ वासेपुर देख लो, कौन है बताओ, सबके सब अधेड़ उम्र के सब, मगर सब स्टार है उसमें, हीरो सब। तो हीरो की कोई उम्र नहीं होती है। रजनी सर देखो 75 साल से ऊपर है, 85। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है, ये मेरा ये सवाल है कि जैसे हीरो बनने आया, अब वो इस ख्याल में तो नहीं रहेगा कि भाई मैं हीरो के चक्कर में मैं दूसरे काम छोड़ दूं। नहीं 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 नहीं, काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब कुछ एक्टर, जैसे कि आपके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, जैसे कि आप पहले छोटे छोटे किरदार करते गए, उसके बाद आपने एक इमीडिएटली कास्टिंग का रूप आपने आपकी जिंदगी में आया कि भाई कास्टिंग भी स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैंने आपको एक चीज बता दूं, मैंने कास्टिंग की, प्रोडक्शन किया, पोस्ट प्रोडक्शन किया। नहीं, क्या है जीवन में इंसान को सीखना बहुत जरूरी है। अभी एक चीज बताओ, एक एक्टर जब आता है बॉम्बे, एक माँ बाप लोग एक बच्चे के लिए कितनी मेहनत करेंगे, कितना खर्चा देंगे। आपके माँ बाप एक नौकरी कर रहे हैं, छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आपको मुंबई रहने के लिए आपको खर्चा भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, कितना भेजेंगे, कितना तक भेजेंगे और कब तक भेजेंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कमाना शुरू करना पड़ेगा। सही। अच्छा, जैसे कि कास्टिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया, या फिर डीओपी के साथ असिस्टेंट हो गए, एडी हो गया, ये सब काम करने में क्या ही बुराई है एक एक्टर को? तो इन सब चीजों को करने में उसकी अच्छाई है, बुराई नहीं है। सब चीज का उसको ज्ञान हो जाता है। ऑन सेट रहेगा,
ऑन सेट रहेगा तो सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। जीवन में कई लोग सोचते हैं मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं, आप ऑन सेट जाओ करो। मैं कह रहा आप स्पॉट में भी काम करोगे, एक स्पॉट बॉय, आप क्या बात करते हैं, अब्बास मस्तान स्पॉट बॉय थे, बिलियन डायरेक्टर है आज के टाइम में, सही बात, सबसे महंगे डायरेक्टर है। बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में आप ये क्यों सोचते हैं कि हम ये नहीं, आप काम करो, आप जीवन में चलते का नाम गाड़ी रखो, जो चलता रहेगा वो आगे बढ़ेगा। मतलब जो आपका सपना है, जो आपका एंड है, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो, वहां तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, वो छोटे छोटे काम करके ही आदमी आगे बढ़ता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश करो किसी भी रूप में, चाहे वो प्रोडक्शन के उसमें, चाहे कास्टिंग में, या फिर किसी भी तरह, जो भी आपका एक सर्वाइविंग जर्नी है। बट मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि जो हीरो बनने आए हैं और वो अदर काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका एम ही सिर्फ वो है, और वो सोचते हैं कि यार मेरे ऊपर कहीं ये धब्बा ना लग जाए, ये टैग ना लग जाए कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गया, या मैं प्रोडक्शन वाला बन गया, या कैमरा वाला बन गया, और उसके बाद मैं एक्टर, मुझे कौन पूछेगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, वो बताओ मुझे। आज एक चीज बताओ, हिमांशु धूलिया जी हो, अनुराग कश्यप हो, इनने क्या करा, डायरेक्शन किया, सीखा, आगे लाइफ में ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल लोग हैं जो लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल। उनने सीखा, उन्होंने राइटिंग की, स्क्रिप्टें लिखी, फिर डायरेक्शन में आए, डायरेक्शन किया, उसके बाद उन्होंने अपना अभिनय भी दिखाया तो वो भी अच्छा, चाहे हिमांशु भाई हो, चाहे अनुराग कश्यप भाई हो, एक्टिंग अभिनय में भी उन्होंने अभिनय दिखाया अपना। सही बात। और इंडिया से लेके साउथ वाली फिल्मों में भी दिखाया, ऐसा नहीं है। तो क्या है, जीवन में इंसान को ये सोचना चाहिए, मैंने आपको जो बात पहले बोली थी, चलते का नाम गाड़ी। बिल्कुल। जो चलता रहेगा वो बढ़ेगा, और जो रुकेगा वो बैठ जाएगा। सही बात। जो अपन बचपन में सुनते थे, खरगोश और कछुए की चाल, अब कछुए और खरगोश में अंतर क्या है, सिर्फ एक ही अंतर है, खरगोश है वो चंचल होता है, तो वो दौड़ता जाता है और फिर रुकता है, फिर देखता है, फिर इधर उधर दिखता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, वो मतलब वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल। मगर कछुआ क्या है, वो धीमी चाल चलता है, टुक 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 टुक, मगर क्या है, वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आवाज कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सही बात। उसको क्या लगता है, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट, मेरे को अभी सीधा आगे जाना है तो मैं आगे जाऊंगा, और वो वहां पहुंच जाता है अपने। और इसका प्रैक्टिकल लोगों ने रिसर्च भी किया और वो चीज भी सच हुई है। सही बात। जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है तो कछुआ बने रहो, खरगोश बन के उचुक करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। एक चीज मिली, उचुक के दौड़े, और फिर उसके बाद कुछ नहीं आया, फिर डाउन, तब तक बहुत सारी चीजें आ जाती है मार्केट में। आप प्रेजेंट देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, इधर उधर दिमाग लगाएंगे। जीवन में खोना और पाना, ये भी एक डिक्शनरी है सही लाइफ की। और सबसे बड़ा एक जीवन का, लाइफ का सबसे बड़ा सत्य जो जीवन में इंसान समझ जाए, वो है क्या, मृत्यु। हम कितना कुछ चाहें, कितना कुछ बनना चाहें, कुछ भी लाइफ में है, मगर एक सत्य सबका है, चाहे हमारे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे सुपरस्टार हो, एक दिन जाना सबको है। जाना तो खैर सबको है एक दिन। जब सबको जाना है जीवन में, तो हम लोग इतनी टेंशन लेते क्यों हैं, उसको एक मधुरता के साथ उस जीवन को जीना शुरू करें। और क्या है, मैं लाइफ में एक चीज ही मानता हूं, ये जीवन क्या है, टीम वर्क है। हम कभी क्या है, जो मैं कई बात होती है, आजकल आदमी क्या रहता है, खुद की सुख से दुखी नहीं है, दूसरों को देख के दुखी होता है। वो दूसरों को देखना बंद करो, खुद खुश रहो और दूसरों को खुशी देना शुरू करो। जीवन में अगर सबसे अच्छी लाइफ जीना है तो हमेशा खुद खुश रहो और कोशिश करो कि हमारे कारण दूसरे लोग भी खुश रहें। सही। अगर दूसरे लोग, ये मत सोचो तुम्हारे पास क्या है, उनके पास करोड़ है, ठीक है भाई, तेरे करोड़ मेरे लिए नमन, तू खुश रहे, फिर भी तू मेरा भाई है। तेरे पास अरब रुपए, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं, तू मेरे लिए खुश है। मैं जो हूं, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना सीख ले। अगर जीवन में हर नागरिक एक अच्छा इंसान बनना सीख लेना, जो दुख सुख की सीढ़ी है ना, ये थोड़ा फ्लो में आ जाएगी। सही बात। कभी किसी को कोई टेंशन नहीं रहेगी।
कभी कोई बुरा वक्त आया आपकी लाइफ में बुरे वक्त जो बहुत वो ऐसा लगा हो कि यार अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार यहाँ पे शायद अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि यार अब इससे निकला कैसे जाए? आप ये बहुत अच्छा सवाल पूछे, बुरा वक्त आपकी लाइफ में आया? हर किसी की लाइफ में आता है। नहीं, हर किसी की लाइफ में नहीं, बुरा वक्त आता ही हर इंसान की लाइफ में है। अगर वो बुरा वक्त नहीं आएगा तो अच्छा तो अच्छे वक्त की कीमत नहीं समझ पाए। पहचानेगा कैसे कि अच्छा वक्त होता कैसा है? तो उसके लिए क्या होता है, मेरी लाइफ में भी कई बुरे वक्त आए, मगर मैं क्या है, उस समय मेरे कई अच्छे मित्र लोग खड़े रहे, और वो ऐसे खड़े रहे, लोग तो बोलते नहीं है, मैं तो मेरे हैं जैसे मेरा भावेश भाई है। मित्र की कमाई भी बहुत अलग है। ये भी कोई कोई ही कमाता है। मित्र की जो कमाई है, मित्र कमाना नहीं, दोस्ती कमाना, ऐसे दोस्त जिसने आपके बुरे वक्त में खड़े हुए बहुत कम लोग होते हैं। उन मित्रों का ही बता रहा था आपको कि ऐसे कई दोस्त हैं, सुनो, जिनको मैं मिलता नहीं हूं, उनको टाइम नहीं देता हूं, उनको टाइम नहीं दे रहा, उनसे मिल नहीं रहा हूं, उनको देख के मुझे लगता है आज भी इंसानियत जिंदा है। ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरा भावेश भाई हो गया, कमल चौधरी हो गया, जितेंद्र सिंह बड़ौदा, मनी ग्रौन हो गया, ऐसे मित्र हैं जिनको मैं मिलता नहीं हूं ज्यादा, ना मिला ना कभी ज्यादा, मगर वो क्या है, वो मेरे दुख सुख में, मैंने कभी फोन किया, यार भावेश भाई, कमल भाई, मनी भाई, जितेंद्र भाई, ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं अरे चिल्ला है यार भाई, क्या है, बोल फटाक से, सही बात, खड़े रहे मेरे लिए जीवन में। तो ये क्या है कि जीवन में अगर कमाना है ना, अच्छे मित्र कमा लो, दौलत मत कमा, दौलत तो चली जाती है, मित्र नहीं जाते। मित्र अच्छे कमा लिए तो वो जीवन भर खड़े रहते हैं। लेकिन मित्र भी तो किस्मत वालों को मिलते हैं। हाँ, हर किसी को मित्र नहीं मिलते। आजकल मित्र के नाम पे तो बहुत कांड हो जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, अपन को समझना पड़ता है। आप जो बोले मित्र अच्छे कैसे, मित्र अच्छे तब मिलते हैं जब हम किसी मित्र के सामने झुके रहें, वो मित्र अपने सामने झुका रहेगा। सही बात। और ये जो झुकना होता है, आप लाइफ में एक चीज याद रखिए, जितने हरे भरे पेड़ होते हैं पूरी डालियों के साथ, झुके हुए पेड़ रहते वही फल देते हैं, वही फल देते हैं, और जो खड़े होते हैं वो काट दिए जाते हैं। तो जो इकड़पन वाला जो होता है ना, ऐसे खड़े होना, इकड़पन में जीने वाला, वो इंसान सबसे पहले खत्म होता है, खत्म हो जाता है। और जो हरा भरा रहता है पेड़ की तरह, वो फल देता है, बिल्कुल, छाया भी देता है। सही बात। तो अपन को क्या है, झुके हुए रहो, और जो झुके हुए में प्यार स्नेह मिलता है ना, वो जीवन का सबसे बड़ा सहारा है कि मधुरता प्यार चाहिए आपको लाइफ में, तो झुके हुए रहो। मैं आज मेरे कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, सब बात होती, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, सबको मैं ऐसे करता हूँ, सर सर प्रणाम। वो भी मुझे पता है, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो भी कितना संघर्ष झेल के आया है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा है। सही बात। अब वो भी तो ये चाहता है यार कोई मुझे प्यार से सम्मान तो दे दे। सही सही, हर कोई चाहता है, हर इंसान सम्मान के लिए तरस रहा है, हर इंसान अपने सम्मान के लिए ही तरस रहा है। सही बात है। और जब वो सम्मान ना मिले तो इंसान को ऐसा अपने 2 मिनट जाता है, सर सर इस सर, और झुकना सीख लिया वो हरा भरा हो गया, और जो खड़ा होना सीख लिया खड़ा बन के वो कटने वाला हो गया। अच्छा, एक चीज मेरे को जाननी है, ये जो अपना स्ट्रगल का पीरियड है जिसमें इंसान स्ट्रगल करता है, छोटे कमरे में रहता है, फिर चौल में रहता है, और आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगा रहता है, और फिर कहीं ना कहीं उसकी पूरी शाम, पूरा दिन, पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। हर रोज कुछ ना कुछ, किसी ना किसी उम्मीद में कि आज शायद कुछ काम का कॉल आ जाएगा, या आज शायद मेरे को कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिससे मेरे 2 बातें हो जाएंगी। तो ये जो सफर है, स्ट्रगल का जो सफर है, ये कितने हद तक ये इसमें मजा आता है? वो मजा नहीं आता है उसमें, वो सजा आता है। क्या होता है लाइफ में, जब वो एक चौल से लाइफ शुरू करता है और एक आगे बढ़ जाता है, जीवन में क्या होता है कि वो सोचता है वो चौल में कितना सुकून और शांति से रहते थे, आज जितने ऊपर गए उतनी गंद में चले गए हम।
हाँ, ऐसा फील करते हैं बहुत सारे हाँ। जो सेलिब्रिटीज क्या हैं। है कि हम वो चौल में रहते थे, झोपड़े में रहते थे, सुबह उठ के पूजा पाठ करना, भगवान को याद करना और काम के लिए ध्यान रखना, हाँ। घर वालों को सुबह फोन करके बात करना, हाँ। फैमिली, बहन, दीदी, सबसे बात करना। और जैसे ही उस चीज से आगे गए, आपने वो चीजें खत्म कर दी। हाँ, ना वो रिश्ते, फोन नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप मिल नहीं रहे, समय ही नहीं उसके बाद तो, नहीं समय। और समय होगा भी तब भी नहीं करते लोग, कुछ लोग। समय तो जीवन में एक चीज बताऊं, सबके पास होता है, सबके पास समय है। मैं जीवन में एक चीज बताऊं, पुट्टी करने आदमी के पास समय नहीं है क्या? जब पुट्टी करने के लिए समय होता है तो क्या अपने लोगों से बात करने के लिए समय नहीं है? दो चीज, दो क्रियाएं जीवन में लाइफ में होती हैं, सही बात। पुट्टी और सुसु। जब ये चीज करने के लिए आपके पास समय है, अरे अपने लोगों से बात कर ले यार। ये जीवन क्या है, आजकल तो झटके में जाता है। पता ही नहीं चलता इंसान। और उसमें क्या है, और बात कर ले और पता चला उस बात से क्या खुशी उसके जीवन में है, वो एनर्जी देगी। एनर्जी वो चीज है जो आपकी लाइफ में आपके लोगों के साथ जुड़ के आपको मिलती है। आप एक चीज बताओ, आपके पापा हैं, मदर है, मैं हूं, मैं घर जाता हूं, मेरे पिताजी मेरे को बोलते हैं बम्बई कब जा रहा, बम्बई कब जा रहा। अच्छा, अरे बोलते मैं, हैं। हाँ, जब जाता हूँ, ये हर किसी की लाइफ में होता है, हर स्ट्रगलर इंसान की लाइफ में रहता है ये कि कब आप बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे कब जा रहे हैं, बॉम्बे। गाँव में भी पूछेंगे, मैं क्या बोलता हूँ, भैया मुझे माँ बाप की सेवा कर लेने दो, थोड़ी इनकी सेवा कर लेने दो भाई, जीवन संघर्ष तो चलता रहेगा। सही बात। मैं तो ये बोलता हूँ, हर हर एक्टर को, हर एक्ट्रेस को जीवन में, हर बच्चों को, दुनिया की किसी फील्ड में हो, अपने माँ बाप के लिए टाइम देना चाहिए। उससे बड़ा सुकून कहीं नहीं मिलता। सही बात। आप ढूंढते रहेंगे, मगर जो माँ बाप के पास प्यार पाने में सुकून मिलता है, कहीं नहीं मिलता। वो कहीं नहीं है, सही कह रहे हैं आप। रजनीकांत से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं रजनी सर के साथ काम किया लाल सलाम फिल्म में, और उनकी बेटी जो है ऐश्वर्या रजनीकांत जी, उनने मुझे सिलेक्ट किया, और मैं बहुत लकी मानता हूं कि मैं उनके साथ काम किया। और उनकी जो टेक्निकल नॉलेज, और ऐश्वर्या मैम, ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म थी? मेरी लाइफ में तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है भाई। मालूम क्या है, हम जिन्हें बचपन से देखते आए, उनके साथ आप एज ए अपोजिट में खड़े होकर काम कर लो, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। कौन सी? और मैं एक चीज बताऊं, कौन सी फिल्म थी ये, जरा दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। लाल सलाम मूवी है। लाल सलाम। और नहीं, वो अच्छे लेवल में चली और अच्छा वर्ल्ड वाइज उसने कमाया, अच्छा पैसा कमाया। और ऐश्वर्या मैम, ऐश्वर्या रजनीकांत मैम ने उसको डायरेक्ट किया। तो रजनी सर से मैं एक चीज सीखा लाइफ में, और साउथ से सीखा। साउथ में क्या है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है। उधर पे एक एक्टर हो, चाहे रजनी सर हो, चाहे अपना विजय सेतुपति हो, या अपने रवि तेजा हो, उधर पे क्या है, लोग ये नहीं बोलते हैं ये एक्टर है, ऐसे नहीं बात करो, आराम से बात करो, स्लो बात करो सर। उधर क्या करते हैं, नहीं सर आपका ये कैरेक्टर है, आप इनको बोलो यार आप क्या कर रहे हैं, आप स्लो क्यों, आप उसको हाइपर लो। सही बात। उसको पिच करो, होंगे, मगर आप समझो ना, आप किरदार को किरदार के तरीके से ही नहीं। इधर क्या होता है बॉलीवुड में, अरे सर बड़े एक्टर है सर, थोड़ा डाउन रखना सर, इतना है वो, इतना हाइपर नहीं हो ना, आराम रखो। वो उस किरदार की वाट लगा दी। वो बेचारा वो कैरेक्टर में जो फील्ड में आ रहा था ना, उसकी फीलिंग वो खत्म हो गई, मर गया किरदार में। हाँ, वो कर ही नहीं पा रहा ना, वो खेल ही नहीं पा रहा। एक्चुअली देखा जाए तो साउथ वाले ना एक्टर बनाते हैं, एक्टर, और हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में लोग पूरे प्रोजेक्ट की वाट लगाते हैं। साउथ में दो लोगों के साथ अभी काम किया, हनीश शंकर जी और ऐश्वर्या रजनीकांत जी, दोनों डायरेक्टर, मेरे को नसीब है मेरा अच्छा, दोनों ही सुपीरियर मिले, और दोनों ने मुझे समझा ना। देखो ना मुझे हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है ढंग से, ना तमिल, ना तेलुगु, मगर ये डायरेक्टर का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि वो आपसे कैसे काम करा दे। तो ये चीज मैंने उन लोगों से सीखी।
वो काम करा लेते हैं। अब बॉलीवुड में भी ऐसा नहीं है कि मैंने फिल्में की हैं, निकम्मा की है, शिल्पा शेट्टी जी, सही। शब्बीर खान डायरेक्टर, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं सही बात। और काम किया, मैं एसएल एंटरटेनमेंट के साथ काम किया। मगर कई बार क्या होता है, एक एक्टर के सीन्स जो होते हैं, आप कितनी परफॉर्मेंस कर लो, कई बार एडिट भी होते हैं, कई बार सीन एडिट होते हैं। हो सकता है आपने बहुत परफॉर्मेंस किया, मगर कई बार क्या होता है कि अरे एक्टर का लुक मर जाएगा, एक्टर की ओपनिंग मर जाएगी, उस चक्कर में वो सीन जो कट होते ना, वो बेचारे वो कैरेक्टर एक्टर की लाइफ को खत्म कर देते हैं। वो एक सीढ़ी वो चढ़ता बेचारा है जीवन बेचारा, में, हाँ। और फिर वहां पे कैंची लग जाती है। हाँ, तो वो उस एक्टर की लाइफ के कैरेक्टर को खत्म कर देती है कई बार। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में नहीं है। साउथ हो, मैं कह रहा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लैंग्वेज के जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, उनमें एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत प्यारा है भाई लाइफ में। वो क्या करते हैं, वो अपनी स्टोरी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। स्टोरी और सीन क्या होगा, उसमें पूरा डूब जाते हैं। भले छोटा किरदार हो, उसमें भी डूब जाते हैं। छोटा वो एक एक किरदार को नोटिस कराएंगे बारीकी से के ये कैरेक्टर है। अगर एक अम्मा है झाड़ू वाली तो उसको भी दिखाएंगे, उसको भी अलग अलग क्रिएटिविटी से दिखाएंगे। एक नर्स है हॉस्पिटल में तो उस नर्स को भी ऐसे दिखाएंगे। वो सबको बढ़ाते हैं, वो कैरेक्टर को रिवील करते हैं, उसको डाउन नहीं करते। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वही सब बड़े स्टार हैं, सब सोचते हमारे दम पे ही फिल्म चल रही है, समझ गए। अब उनकी दम पे फिल्म चल रही है, उनको ही बढ़ाओ, बाकी कैरेक्टरों की बाट लगा दो। अब उन कैरेक्टरों की बाट लगा के स्टोरी की बाट लग जाती है। स्टोरी की बाट लगती तो आदमी देखता है फिल्म, कहते ये स्टोरी कहां से कहां पहुंच गई, समझ में नहीं आ रहा। हाँ। तो ये चीज होती है। यहाँ के जो छोटे एक्टर हैं बेचारे, जो आगे बढ़ने के लिए हर दिन या हर पल यही सोचते रहते हैं कि यार इस मूवी में तो मैंने काम कर लिया, अब तो बस मेरा यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, आपको भी पता है, और ऐसे आपके साथ में आके अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं, या आप भी जानते हो कि भाई मैंने ये 4 फिल्में मेरी अभी आ रही है और इसमें मेरा ये किरदार है और ये किरदार है। और जब बंदा थिएटर में जाता है और उसके यार दोस्त भी जाते हैं, उसकी फैमिली वाले भी जाते हैं कि भाई लड़के ने काम किया या अच्छा काम किया होगा, थिएटर और वहां पे कैंची लग जाए अपने बॉलीवुड में, लगती है, वो तो लगेगी। उसको कैसे एक्सप्लेन क्या करोगे, फिर क्या करना चाहिए? अब क्या है, कई लोग जीवन में ये सोचते कि मैं थिएटर प्ले करता रहूं, मैं एक्टर हूं। सुनो, थिएटर रंगमंच एक अलग चीज है। मतलब रंगमंच को सुनो, मैं रंगमंच के लिए सलाम करता हूँ। रंगमंच एक ऐसी है, वहां पे एक नहीं है, कट नहीं है, जो आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं वही कर रहे हैं। भाई तो मैं रंगमंच को सलाम करता हूँ, और रंगमंच की वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान एक अलग चीज है। मगर जो अपनी फिल्म लाइन है, इधर पे टेक है, यहाँ पे सीन आपका सही नहीं हुआ, उसको वापस शूट कर सकते हैं, बिल्कुल फिल्म नहीं करते, वहां पे नहीं कर सकते, वो तो एक लाइव परफॉर्मेंस है स्टेज। तो इस चीज को इंसान को ये समझना चाहिए कि जो इंसान उस जगह मेहनत कर रहा है जहां पे टेक नहीं होता है, तो वो यहाँ अच्छा कर सकता है। मगर क्या है, इधर पे एक्टर में 2 माइनस पॉइंट हो जाते हैं। आप अगर कोई प्ले करते हैं, किसी किरदार को पकड़ लेते हैं, किरदार में इतने मत डूब जाओ उस किरदार से आप निकल ना पाए, और जो उस किरदार से निकल लेता है वो फिल्म लाइन में अच्छे लेवल से अभिनय कर पाता। बिल्कुल। अभी मनोज बाजपेयी जी हैं, नवाज है, काफी जितने भी थिएटर्स हैं, वो तो सबने थिएटर किए ही, मगर क्या है, उस किरदार को पकड़ के नहीं जीते। आज आप कई एक्टर देखो, वो किरदार को पकड़ के जीते। नहीं, एक हॉलीवुड का एक्टर थे, क्या नाम उनका, जो बनते थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कि मैं हॉलीवुड को उतना पसंद नहीं करता, मैं अपनी भैया बॉलीवुड ही ठीक है। तो वो एक कैरेक्टर में घुसे, वो कैरेक्टर अभिनय कर करके वो उस अभिनय में ही मर गए, उससे ऊपर वो जा नहीं पाए वो। अच्छा, हाँ। तो जीवन क्या है कि आप इतने मत घुस जाओ किसी किरदार में कि उससे बाहर ही ना निकल पाओ, आप अपने आप को भूल जाओ। क्योंकि सबसे बड़ा अभिनेता तो आदमी, इंसान खुद ही है। सही बात है। और दूसरे किरदार को इतना मत अपना लो, इतना अपना लोगे आप उसमें डूब जाओगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे।
और एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि वो सबको अपना ले, वो खाली गिलास की तरह रहे। जैसे उसमें एक झटके में वही हाँ, काम खत्म हुआ, स्विच ऑफ। उसमें बनने कोल्ड ड्रिंक डाल दी, कोल्ड ड्रिंक बन गया, उसमें बिस्की डाल दी, बिस्की बन गया, उसमें जूस डाल दिया, जूस बन गया। जूस बन गया। तो एक कलाकार को क्या है, खाली कांच के गिलास के प्याले जैसा रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पानी होना चाहिए, बस उसमें जो डालोगे वो बन जाएगा, मगर वो एक ट्रांसपेरेंट फिल्टर करना आना चाहिए उसको अपने आप को, वो लाइफ में कलाकार बन पाता। और जो आदमी फिल्टर ही नहीं कर पाता, वो उसमें ही एक किया था, हाँ मैंने किया वो किया था, वो उसी में ही जी रहा है। फिल्टर क्या है यहाँ, तो देखो यार, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं लाइफ में, कई डायरेक्टर, सब एक्टर बनने आते हैं। कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, कोई प्रोडक्शन वाला बन जाता है, कोई क्रेडिट बन जाते हैं, आते सब एक्टर बनने हैं। सबके सपने होते हैं कि फ्रेम में दिखना मतलब एक बड़ी बात होती है, क्योंकि टेक्निकल लोग जुड़ते, मगर आज कुछ लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई टेक्निकली भी आदमी इंसान आगे बढ़ जाए। आज रामोजी राव, राजा मौली जी, अब इन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, एक्टर नहीं, कई बार हमारे नाम पे भी चल सकते हैं। आज राजा मौली के नाम पे फिल्म आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते हैं, उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया ना, उन्होंने वो साबित करके दिखा दिया, उन्होंने वो दिखा दिया कि मैं जैसा हूँ। हाँ, उनको मतलब नहीं है कि मेरी सफेद दाढ़ी है, मेरे बाल ऐसे हैं, वो सब लुक में नहीं, नकली बाल, नकली लाइफ जीने वाले लोग नहीं है। तो उन्होंने वो सिद्ध कर दिया कि मैं जैसा हूं, मैं जो बना रहा हूँ वो चीज परफेक्ट है, बस सही बात। परफेक्ट में जीना सीख लिया, उस परफेक्ट में आप जीना सीख लेंगे ना, तो आप लाइफ को सक्सेस कर लेंगे। अगर आप परफेक्ट में जीना नहीं सीख रहे तो आप लाइफ सक्सेस नहीं कर सकते। सही बात है। पेशेंस एक ऐसी चीज है जीवन में, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे एमएलए हो, जो भी लाइफ में जो भी बनते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, आईपीएस से लेके एक्टर से लेके सबकी लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है। जो धैर्य रख सकता है वही कमा सकता है, सही बात है। जिसमें धैर्य रखने की क्षमता नहीं है, धैर्य मतलब क्या होता है, जिसको परेशानी मुसीबत झेलने की ताकत होती है वही धैर्य रखता है। जो परेशानी मुसीबतें नहीं झेल सकता वो धैर्य नहीं रख पाता, मर जाते, फांसी लगा लेते, खत्म कर लेते अपने आप। जो धैर्य रख सकता है वही इंसान आगे बढ़ता है। धैर्य, पेशेंस, सबसे बड़ी सक्सेस है पेशेंस। सही बात। बस आप टारगेट रखो कि आपको मौका मिले कहां चौका और कहां छक्का मारना। ये मौके पे चौका छक्के मारने वाली स्कीम सीख ली ना भाई, सक्सेस इंसान। जब रजनीकांत सर के साथ आप डायलॉग्स कर रहे थे तो उनके साथ कुछ वार्तालाप हुई? नहीं, रजनी सर के साथ जब मैं, उनको ओहदा इतना बड़ा है, सेट पे गया, वो तो क्या अपने साउथ में वहां तो भाई उनको भगवान मानते हैं, तो इतना ओहदा है उनका कि सेट पे इतने एक्टर हैं, इतने सारे एक्टर और थे, कोई उनके पास जा नहीं रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सच में? हाँ, और मैं ड्रेस अप लेके तैयार होके मैं भी गया, मगर मैंने कहा यार सब खड़े हैं यार, बिग बॉस रजनी सर आए हुए हैं, हाँ, उनके पास कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे को इनको नहीं देखना, मैं सीधा गया रजनी सर के पास, मैंने उनको चरण स्पर्श किया। अरे वाह। मैं कहा सर प्रणाम, गुड नाइस। अच्छा, वो देखा, रजनी सर ने देखा कि भाई ये बंदा इतने में आया, सब नहीं, वो औदा उनका इतना है, कोई सोचता नहीं है कि उनके पास पहुंचे। हाँ, मगर मैं उनको इतना प्यार करता हूँ, मैं वो रिस्पेक्ट नहीं है, इतने सीनियर, इतने लेवल से इतनी ऊंचाई पे गए, सही बात उनको मैं तो चरण स्पर्श नहीं करूं तो मेरी ये एक्टिंग ही फेल है फिर। सही बात। तो मैं सीधा रजनी सर के चरणों में प्रणाम करके, नमन करके, उन्हें हाथ रखा, बस अपन खुश। मैं सोचा चलो अब साउथ में इधर से उनके आशीर्वाद से काम चालू हो गया। सही बात। बहुत बड़ी बात है, आपने उनके साथ में काम किया, वो भी अपोजिट विलन, एज अ विलन। नहीं, मैं सौभाग्यशाली दोनों में हूँ। मैं रजनी सर के साथ काम किया और उनकी बेटी जो है ऐश्वर्या रजनीकांत जी मैम, मैंने मतलब 2 जनरेशन के साथ काम कर लिया।
2 जनरेशन, राइट। जो रजनी सर हैं, रजनी सर के साथ में जिनको और मैं बचपन उनकी से देखा, सिस्टर के सुपरस्टार, उनके साथ कर लिया। फिर उनकी बेटी के डॉटर साथ, डॉटर के साथ भी काम कर लिया, ऐसे उनका डायरेक्शन पिताजी के साथ अभिनय। तो मैंने दोनों जनरेशन के साथ काम कर लिया। मेरा ये बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको। सौभाग्यशाली हूँ, अभी तक किसी को नहीं मिला ये मौका, बड़े इधर के बॉलीवुड, बहुत बड़ी बात है सही में। बॉलीवुड के एक्टरों में किसी ने नहीं किया अभी, दोनों के साथ। मैं दोनों के साथ किया, दोनों के साथ काम करने का मौका मिला, पिताजी और बेटी डॉटर दोनों के साथ। और मैं, ऐश्वर्या जी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं। और मैं लाइफ में एक चीज बताऊं, जो जितने कूल डायरेक्टर होते हैं ना, वही अच्छे होते हैं। हाइपर डायरेक्टर कभी डायरेक्टर नहीं बन पाता। हाँ, वो सही कह रहा हूं। जो जितना कूल रहेगा वो उतना अच्छा डायरेक्टर बनता है। कभी सेट पे ऐसा हुआ है कि आपने अपना डायलॉग अपने तरीके से दिया और डायरेक्टर ने थोड़ा अनबन हो गई? नहीं, होता है। अब कई बार शब्द ऐसे आ जाते हैं, विचित्र से शब्द आ जाते हैं। हाँ। अब डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दे दी है, हम एक शो कर रहे थे, मैं तो शो था ऐसे ही। अब सिरचित, अब सिरचित चित। अरे मैंने कहा भैया जो है वो बता दे। हाँ, सही बात है। क्या है? अब वो बोला एसोसिएट। हाँ, सिरचित है। मैंने कहा एक काम करो, इसको ग्राम के मध्य सिरचित करके लटका दिया जाए। हाँ। फिर बोला सर चित है। मैंने कहा काम करो, इसको ग्राम के मध्य सिरचित करके लटका दिया जाए। बोला सर चित। अरे एक काम करो, इसको ग्राम के मध्य सिरचित करके लटका दिया जाए। घर से बता रहे यार क्या है, आप बोल नहीं पा रहे। मैंने कहा भाई ये क्या है यार, चेत चू सो मैंने कहा जो है प्रॉपर बनाना यार। सही है। मैं सारे ट्रीटमेंट दे दिया हूँ, अभी इतना दिमाग लगा रहा। मैंने कहा ये ले पकड़ी, अब तू चीत कर ले, जो करना कर ले भाई, मेरे को नहीं करना। सही बात है। तो मैं सैड थी। ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब या तो डायरेक्टर तक वो सही चीज नहीं पहुंच पाती या फिर एडियो की प्रॉब्लम होती है। नहीं, वो क्या है, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन है। ये आजकल जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं उतने कंफ्यूजन में है। इनको खुद ही शब्दों को समझ में नहीं आता है, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो बेचारे प्रॉपर चेक करते हैं। हाँ। आज एक चीज बताओ, किसी भी बड़े स्टार या किसी की भी फिल्म हो, उधर पे शब्दों को देखा जाता है, वो शाशू टाटू क्या कर रहा है, कुछ नहीं। आप फ्रेम बनो, जब तक आप फ्रेम नहीं बन रहे आपको ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप लीड में आ जाओ, आप शंकर को शंकर कहोगे ना, हाँ, तो चलेगा। शक्कर को शक्कर कहोगे ना तो चलेगा। आप उस लेवल में आ जाओ तो सब चलेगा। उस लेवल पे आना पड़ेगा तब हाँ, सब कुछ चलेगा। और उस लेवल में नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। फिर तो बोलेंगे तुम चीनी भी सही बोल रहे होगे, तो बोलेंगे सर चीनी नहीं है, चीनी है। हाँ। चीनी सर चीनी। हाँ। अरे चीनी बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? अरे बोला एक ही डायलॉग मिला चीनी बोलिएगा, उसमें भी डिप्रेशन दे देते उसको, एक्टर को। सही में। और ये ज्यादातर पता कब होता है? फर्स्ट ईयर होती है ना ये बड़े एक्टरों की। कई बड़ा एक्टर जब सामने होता है ना और छोटा एक्टर होता है, तो छोटे एक्टर पे जानबूझ के बोलेंगे अरे भाई क्रिकेट में फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते। लाइफ में वो अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाते। बड़ों को बोल नहीं पाते, बड़ों को बोल नहीं सकते। जो नकली कर रहे हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको नहीं झेल सकते, तो वो क्या करते, जो नए बेचारे हैं उन पे लगाएंगे। हाँ। अब वो बेचारा वो नया है, अगर वो बोल रहे चिल्ला के सर चीनी को चीनी ही बोला है, हाँ क्या है, ठीक है हाँ ओके वो भी आवाज दबा के रखा है, वो चीनी को ही 10 बार बोलेगा, वो टेक भी लेते रहेंगे। फिर कहेंगे कास्टिंग वाले को फोन करेंगे, क्या हमारा एक्टर भेजा है, ये चीनी नहीं बोल पा रहा, शंकर नहीं बोल पा रहा। अच्छा किस को डांट पड़ती है इस बात पे? किस को डांट पड़ती है? मैंने बहुत नहीं सेट पे अगर एक्टर परफेक्ट नहीं पहुंचा, हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कास्टिंग डायरेक्टर की। अच्छा। और कास्टिंग डायरेक्टर इसलिए आप बोलते हैं ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि नए लड़कों को, नए लोगों को कास्टिंग डायरेक्टर मौका क्यों नहीं देते, इसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है।
कास्टिंग डायरेक्टर पे इतना वर्डन रहता है। पहले तो क्या पूरी प्राइमरी कास्टिंग सब चीजें करनी, उसके बाद ये सेकेंडरी और थर्ड और ये सब में, अब उसमें क्या रहता है वो अब नए लोगों पे भरोसा नहीं करते। नए लोगों पे क्या होता है जैसे नया आया, इसलिए कई बार क्या होता है कि 5-6 साल हाँ दिखता रहे, फेस दिखता रहे तो आदमी रिस्क लेने लगता है। हाँ, आदमी को पता चल जाता है कि यार ये मार्केट में है, 4-5 साल इसने लगा दिया, इसका मतलब थोड़ा तो इसने कुछ इम्प्रोवाइज किया होगा। ये पंक्चुअलिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ सेट पे पहुंचेगा, काम करके आएगा। इसको पता चल गया 4-5 साल में, इसको पता चल गया अभी कैसे जाना है, कैसे आना। इसीलिए कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेटर क्यों रखने लगे वनडे 2 डे के लिए, वो इसलिए रखने लगे भाई वनडे 2 डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, सेट पे कोई फक हो मैं नहीं झेलूंगा। सही बात। वो इसलिए नहीं, इसीलिए अब नए को किसी को भेज दो, पता चला उसकी अम्मा मर गई बोले नहीं फाइनल हो गया, सब हो गया, एक दिन शूट भी कर लिया, दूसरे दिन बोला अम्मा मर गई, मैं जा रहा, मैं सर मैं तो गाँव आ गया अपनी अम्मा को देखने, वो समझे। अब भाई इधर की कंटिन्यूटी तो लग गई, अब पुराना जो हो जाता है। अच्छा, जिसके संबंध बने हुए ऑलरेडी, कास्टिंग वाला ये सोचता है कि यार मेरे संबंध बने हुए हैं तो मुझे अच्छे एक्टर भेजने ताकि मेरा काम कंटिन्यूटी चलती रहे। अगर एक भी गलत एक्टर गया तो मेरे लगे फिर मुझे काम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, ये क्या है कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती। अच्छा, आपने तो कास्टिंग की है ना? हाँ मैं तो रहा हूँ। तो कभी ऐसे सीन हुए कभी लाइफ में कि क्रिएटिव से लड़ाई झगड़ा या फिर डायरेक्टर से लड़ाई झगड़ा या एक्टर पहुंचा है सही टाइम पे? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ कभी? कोई किस्सा हुआ ऐसा? मेरा तो ऐसा रहा, एक टाइम थे मैं कॉन्टिलो फिल्म्स में था और वहां पे मेरे प्रोजेक्ट था इश्क ही है शो चल रहा था। कोई है? हाँ इश्क ही है। अब उसमें क्या हुआ, उस समय ज्यादा क्रिएटिव होते नहीं थे। ओके। नए क्रिएटिव उस समय चालू हुए थे, चालू हो गए। उस समय मुझे कुछ समझ में आया क्रिएटिव डायरेक्टर अभी ये पोस्ट आ गई है। हाँ। वो ऑप्शन मांगते थे ये वो ये सब। अब मैंने उसमें क्या, जो फाइनल हुआ, जो आर के रोल में कॉन्फिडेंट लग रहा है ये ले लो, ये ले लो। पहले तो ज्यादा उतना ज्यादा होता ही नहीं था। और अपना मुकुल देव वगैरह ये सब एक्टर मैंने उसमें फाइनल किए, बाकी उसके साथ जितनी कास्ट की सब। अब शुरू में मैं उनको दिखा रहा हूँ मगर मैं अपने हिसाब से कर रहा था सारी कास्टिंग। अब सब फाइनल हो गए, शूट पे पहुंच गए, उसके बाद सेट पे शूट हुआ, शूट के बाद एडिट वेडिट हो गया, फाइनल एपिसोड देखा। क्रिएटिव बोली एक्टर मैंने फाइनल ही नहीं दिए थे ये वो ये। अच्छा। तो मैंने बोला यार मैडम आई एम ए कास्टिंग डायरेक्टर, आई एम नॉट ऑपरेटर। सही बात है। जो किरदार आपने मेरे को स्टोरी दी उस हिसाब से मेरे को जो किरदार लग रहे हैं, हाँ मैंने उनको फाइनल करा। हाँ सही बात। आप उनको लीजिए। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है तो मैडम मैं कास्टिंग छोड़ देता हूँ। नहीं करना, मैं तो कंपनी से बात किया भाई पेमेंट करो, छोड़ता हूँ। उसके बाद सबसे ज्यादा टीआरपी मेरी उन्हीं स्टोरी की आई। बताओ। जितनी मैंने स्टोरी में जो अपने हिसाब से कास्ट किए तो उसकी टीआरपी ज्यादा थी। तो ये था, मगर नहीं उस समय क्या क्रिएटिव सब नया है। अच्छा, पहले की कास्टिंग में और अब की कास्टिंग में कुछ अंतर है? अब की कास्टिंग में अंतर वही है जो मैं आपको अभी शुरू में शब्द बोला था कि भाई पहले कास्टिंग डायरेक्टर इज अ क्रिएटिव रहता था वो अपने आप में। अब कास्टिंग डायरेक्टर इज अ ऑपरेटर। कास्टिंग डायरेक्टर के मतलब भी एक और है फिर। अब अगर आप 10 ऑप्शन दे रहे हैं, अब आ गया कास्टिंग डायरेक्टर, फिर उसके नीचे कोऑर्डिनेटर उसने भी रखे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर है फिर क्रिएटिव, और उसके बाद फिर चैनल। पहले क्या होता था, कास्टिंग डायरेक्टर सीधा डायरेक्टर से बात कर लेता, सर ये इस लुक में फिट है, इसको आप ले लो। पहले ऐसा होता था। अब क्या है, अब पहले कोऑर्डिनेटर, अब बाउंडेशन थोड़ी अलग होगी। हाँ, अब डायरेक्टर है वो भी फाइनल नहीं कर पा रहा, चैनल करेगा। जो कॉर्पोरेट जुड़ा उनकी क्रिएटिव फाइनल करेंगे। फिर जो कास्टिंग डायरेक्टर है, अब कुछ जगह क्रिएटिव भी फाइनल नहीं कर पा रही, चैनल ही फाइनल कर रहे हैं स्टोरी, और चैनल ही फाइनल कर रहे हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बताता हूँ, मैं उस चीज को जिया हूँ लाइफ में। तो मैं ये जानता हूँ कि आज मुकेश चावड़ा या एंटी कास्टिंग या कास्टिंग में अगर मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया या काम नहीं हुआ, तो मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया, मगर जो ऊपर की लॉबी में जो है, हो सकता है कहीं वहां के क्रिएटिव को हम समझ में नहीं आया हो या डायरेक्टर को लोग समझ में नहीं आया हो। सही बात। एक अब क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या है कि ऑप्शन आप भेजो, फिर वहां पे डायरेक्टर टीम को जो पसंद होगा
वो फाइनल होगा। जब आप कास्टिंग करते थे कोई असिस्टेंट्स वगैरह रखते थे? ये तो टीम वर्क होता है, अकेले तो कोई कभी कुछ किसी कर के नहीं साथ पाता। कोई नहीं एक्सपीरियंस नहीं बढ़िया वाला होता था, मेरे साथ काफी टीम रहती थी। जो सीखने आया हो आपके पास? हम उस समय ऐसा था यार, सब भावनात्मक लोग से, हम सीखने भी आता था तो उसको खर्चा दे देते। ओके। अब प्रोफेशनल हो गया जीवन, अब सीखने को कुछ नहीं मिलता है, जो किया है उसको ही मिलता है। और हम उस समय भावनात्मक में काम करते थे। अब भावनात्मक काम में क्या होता था कि अपन जानते हैं कि कोई बंदा आया, रह रहा, खा रहा, पी रहा, उसको खर्चा पानी लगता है। ऐसा कोई असिस्टेंट जो आपके बहुत ही करीबी रहा हो और आज की डेट में वो बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा काम कर रहा हो? आप तो अब हीरो बन गए, एक्टर बन गए। अब क्या है कि नाम लेना, नाम मत लीजिए। नहीं नाम लेना, मैं खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी और उसको शर्मिंदा करना पड़ेगा। नहीं, नाम मत लीजिए। है कई लोग हैं, एक नहीं है, कम से कम आज भी रेस्पेक्ट इतनी 25 करते लोग, हैं। 25 लोग हैं, कम से कम 25 लोग हैं। गुरुजी मानते हैं आज भी? हाँ, इसमें प्यार करते हैं, काम में नहीं है वो बात अलग है। ओ, काम अपन को चाहिए भी नहीं किसी से। अपन तो ये जानते हैं, देखो मेरी मेहनत है, अगर मैं सही हूं तो मैं खुद पालूंगा। सही बात। जब मैं उनके साथ उनका गुरु रहा हूं तो मुझे पता है ना मुझे अपनी सीढ़ी कैसे चलनी है। तो गुरु दक्षिणा देते थे कि नहीं देते थे वो? अब गुरु दक्षिणा तो सभी ने दी है, गुरु दक्षिणा दे ना दे वो उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। नहीं, कोई तो किस्सा होगा, हाँ। कोई तो किस्सा ऐसा बताइए कुछ। ये हमारा गौरव डागर है, छोटा कास्टिंग डायरेक्टर, अब बड़े लेवल में आ गया, वो भी बड़ा ओके। काम कर रहा है, अच्छा कर बहुत रहा है। बढ़िया। वो भी ऐसा हमारा चेला है। आपका चेला- फेवरेट चेला है मतलब? हाँ, ओके। फेवरेट चेला है, मतलब शिष्य छोटा भाई है। वो मेरे से सीखा और मेरे से भी आगे बहुत बड़े लेवल में काम कर रहा है, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा कर रहा है। बहुत ही और मैं बढ़िया। चाहता हूँ ईश्वर उसको और आगे बढ़ाए और अच्छा करे लाइफ में। बहुत एज ए एक्टर भी उसने अच्छा काम किया और एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी अच्छा काम किया, दोनों काम उसने अच्छे कर रहा है। बस अपन तो यही चाहते कि अपने चलो जो लोग हैं आगे बढ़े, जो चीज है। बहुत बारीकी की चीजें आपने सिखाई होंगी उसको फिर तो। नहीं सिखाएं क्या बारीकी, देखो सीखता इंसान तभी है ना जब किसी के पास में रहेगा। बारीकी की चीजें तभी जानी जाती है, हर कोई नहीं सिखाता मुंबई में यहाँ पे, आप इस बात को मानो। और हर कोई सीख भी नहीं सकता। उस समय क्या अपना बंगला था, अकेले रहता था। कहाँ पे रहते थे उस टाइम? मैं गोरई में रहता था, बोरीवली, ओके। गोरई 2 में। तो अपना डीगा रूम था, खुद का टेरेस था। तो एक वक्त आया वो चला गया। उस समय क्या जितने बड़े बड़े डायरेक्टर, क्रिएटिव, ईपी वीपी सब घर आके बैठते थे हमारे साथ, पार्टी करते थे। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आई उसे बेचना पड़ा, हो गया। उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहते हैं। ये तो चलता ही रहता है। बिहार के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिहार की जनता बहुत आती है यहाँ पे, टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं। आज अगर मुंबई को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है तो वो बिहारी लोगों का है। आज जो घर का देसी खाना, जो बाटी चोखा से लेके दाल रोटी सब्जी तक जो मिलता है वो बिहारियों की देन है। उन्होंने मुंबई की आर्थिक स्थिति में जितना योगदान दिया है बिहारियों ने, आज मुंबई की जो रूलिंग है ना बिहारियों के कारण चल रही है। मैं क्या बोलूंगा, एक बिहारी 100 पे भारी। तो ये 100 पे भारी नहीं रहते, आज ये पूरे देश पे भारी हो गया, पूरे देश पे भारी है। हाँ, क्या मेहनत है, इनमें लगन है, मेहनत करते हैं। और क्या है मतलब? और क्या, अब और मैं क्या, अब और मैं आगे और मैं क्या बोलूंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, और मैं सवाल पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। भाई जैसे कि पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, किस चीज से वो थोड़े से उनको देखा जाता है कि यार बिहारी है? नहीं नहीं like, ऐसा नहीं है। आज हमारे कुछ है? इधर मुंबई में सब बड़े बड़े प्रोड्यूसर बिहारी है, बड़े बड़े अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं। अब रवि किशन देख लो यार, शिक्षा और सभ्यता को लेकर क्या कहना चाहोगे? बिहारी की पहले बात कंप्लीट होने दो। आज रवि किशन जी को देख लो एज ए एक्टर,
बॉलीवुड, टॉलीवुड, सारे बोर्ड साउथ का जितना है, सब में काम करने के बाद ऐसे MP सांसद में भी खड़ा है। बिल्कुल। यारी है ना वो। हम्म। मगर वो देखो कितनी मेहनत करके उसने हिंदी की, बॉलीवुड की, टीवी सीरियल किए, फिल्में की, इधर की बॉलीवुड की भी की, साउथ की भी की, उसके बाद केंद्र सरकार के साथ बैठा भी। तो रवि किशन हो गया, उससे बड़ा बिहारियों के लिए कोई कारण नहीं है। बहुत बड़ी बात है। रवि किशन को देख के मैं सोचता हूँ कि वाकई। भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम किया है? नहीं, कभी मौका नहीं मिला, ना किया। मौका मिलेगा तो करेंगे? नहीं, मौका मिलेगा तो करूंगा, मगर करने के लिए मैं बोलूंगा कि भाई भोजपुरी फिल्में क्या है, आज सोचना चाहिए समाज को। मैं दो इंडस्ट्री के बारे में आपसे मैं पूछूंगा, आपको एक ही चीज एक भोजपुरी और एक टॉलीवुड। नहीं, आपने जो भी बोला मेरे को कि भोजपुरी फिल्म करेंगे आपकी, नहीं, मैं पहले उस पर बात करता हूँ। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ मैं भोजपुरी फिल्म करूंगा, हम्म। मगर भोजपुरी फिल्म में क्या है कि प्रॉपर वहां की संस्कृति और कल्चर को दिखाया जाए, बिहार के, यूपी के, उन चीजों को लेके भोजपुरी फिल्म बनाएगी तो मैं अप्रिशिएट करके मैं उसमें काम करूंगा। तो अभी अभी कौन सी कल्चर की बना रहे हैं? अभी नहीं, अपने अभी कल्चर जो की होते तो बना हैं रहे हो? सॉन्ग, उनके सॉन्ग, उनके गाने, लहंगा उठाई के, जुलाई के, दारू पी के, रवि हो गया ना वो एक्टर बीजेपी के, वो भी है, क्या नाम है, मनोज तिवारी भी दारू पी के गाने गा रहे हैं। अभी आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं ये बताइए। अभी एक प्रोजेक्ट है हमारा, बस्ती वर्सेस बस्ती है फिल्म आने वाली। अभी तो वैसे अभी तो इतने सारे 4-5 मेरे रिलीज हुए प्रोजेक्ट लाइन से। ओके। रेयर है जो सौरभ व्यास मेरे डायरेक्टर है, उनने की थी, जो भी दिवाली पे ही आई थी अमेजोन पे। उसके पहले मिस्टर बच्चन आई। अब आने वाले और क्या है, आने वाले की क्या है डिटेल तब दे सकते हैं जब आने वाले का टाइम पता चले। आज क्या होता है, एक प्रोजेक्ट आप कर लेंगे, हाँ। आप आज बोल दें 1.5 साल 2 साल भूल जाओ फिल्म में, 1-1.5 साल भूल जाओ। आप एक प्रोजेक्ट अभी करने के बाद कोई भी फिल्म कर लो, कंप्लीट होने के बाद 1 साल 1.5 साल भूल जाओ, और तब तक बाकी 1.5 साल बाद 1 साल बाद थिएटर मिलेंगे, ये सब कॉर्पोरेट सिस्टम जमा हुआ। मतलब कि एक एक्टर को हर 5 साल में अपडेट होना पड़ता है? एक्टर को हमेशा अपडेट ही रहना चाहिए, 5 साल 5 साल अब सब सपोज करो कि भाई आज आपने कोई प्रोजेक्ट किया, वो लॉन्च हो रहा है 2 साल बाद, नहीं, फिर 2 साल में जितने प्रोजेक्ट किए वो अगले 2 साल में होंगे रिलीज। उसके लिए बोल रहा हूँ, आपने जो किया उसको भूलते जाओ, माइंड में मत रखो। वो तो भूल गए। नहीं, क्योंकि क्या होता है उसके बाद आपने किया, उसके बाद भी पता चला एडिट हो गए, सीन नहीं आए, 2 साल बाद, ये भी सिस्टम है। हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है कि हर 5 साल में एक एक्टर की जो साइकिल है, जो सर एकदम प्रॉपर तरीके से जो घूमनी शुरू हो जाती है, भाई थोड़े थोड़े पीछे से रिलीज हो रहे हैं, कुछ आगे नए आ रहे हैं, नए आ रहे हैं। ये सब ख्याली पुलाव से एक सच्चे कलाकार को, और एक सच्चा कलाकार इन ख्याली जो पुलाव होते हैं इनसे दूर रहता है। ये जो सच्चा कलाकार होता है उसको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। हमेशा आपने आज जो किया वो भूल जाओ, कल आप जो नया कर रहे हैं उसको भी भूल जाओ, आप करते रहो। अब करते रहेंगे, सुनो, बाद में ये क्या होता है रिसाइकल, आप नहीं कर रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, पता चला 1 साल काम नहीं है, मगर आपके काम अपडेट हो रहे हैं, आ रहे हैं। उससे लोगों के फोन आते हैं, वो खुशी मिलती है, यार भाई मैं तो 1 साल से फ्री था, मगर अभी नई नई फिल्में आ गई, लोग बोल रहे फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है। सही बात। तो क्या है, इसलिए एक्टर को हमेशा अपडेट रहने का। अच्छा, एक एक्टर जब सपोज करो कि 2 साल तक उसने बहुत जबरदस्त काम किया और 1 साल से उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, और उसमें एक्टर की गलती नहीं होती है। एक एक्टर जब क्या है, कई बार क्या है, हर एक्टर के साथ कुछ इमोशंस तो लाइफ में रहते हैं। अब क्या होता है, अच्छा, एक्टर के साथ इमोशंस क्यों रहते हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आया। जब आप एक बार आप बोलते हो कि भाई वो एक्टर है, नहीं, और लोगों का मानना ये है कि ये तो एक्टर है, अगर वो इमोशन के साथ अपनी फैमिली में नॉर्मल बात भी करेगा ना तो लोग उसको बोलेंगे कि ये तो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। अब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये बताओ। मैं तो एक चीज बोलता हूँ आपको, वो एक्टर ही नहीं है जिसके अंदर इमोशंस नहीं है।
एक एक्टर के अंदर इमोशंस होना जरूरी है, और वो इमोशंस तभी आते हैं जब वो अपनी लाइफ में संघर्ष करता है, वो सब उतार चढ़ाव देखता है, कभी किसी की फैमिली, किसी का डिवोर्स, किसी की लाइफ, किसी के बच्चे खोए, तो वो एक्टर जो उन चीजों से गुजरता है वक्त के साथ, गर्लफ्रेंड ने आई, उसने ब्रेकअप कर दिया, इसने छोड़ दिया, माँ बाप ने साथ नहीं दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इस फील्ड में एक टाइम तक थोड़े लोग साथ देते हैं, आपको 10 साल 15 साल तक कोई साथ नहीं देगा। ये लंबा लॉन्ग टाइम रूट है, ये लॉन्ग टाइम है। तो इसमें जो दर्द तकलीफ में जो इमोशंस को अपने अंदर कमाता है, उनको पालता है, नहीं, जो वो अपने अंदर कमाता है, जो दर्द तकलीफ को जो कमाता है, वही जब परफॉर्म में क्रिएट कर देता है, तब वो स्टार बन जाता है। तो एक एक्टर के लिए इमोशंस बहुत जरूरी है। एक्टर का जो ग्राफ है खुशी का और दुखी का, जैसे कि ऊपर गया, खुश हुआ, कुछ अच्छे पल आए उसकी लाइफ में, अच्छे मोमेंट आए उसने जिए, कुछ दुख वाले मोमेंट उसकी लाइफ में आए और डाउन गया, उसने खुशी भी देखी, दुखी भी देखा, और उन सबको मिला के अपने अंदर एक किरदार पैदा किया, जहां भी उसको जिस किरदार की उसको नीड हुई वो उसने वहां पे प्रेजेंट किया। आपका कहने का मतलब है कि एक हीरो को बनने में उसकी अपनी खुद की लाइफ जो जीता है, वो हर एक पल वो पूरा को पूरा झोंक देता है किरदार में। नहीं, जब एक एक्टर जो है 10 साल 15 साल इंडस्ट्री को दे देता है, तो जीवन में अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। वो जो लोगों को दे रहा है, जो लोगों से लिया है, उन प्यार को, उस मोहब्बत, जो बोला ना इमोशंस, वो कैप्चर करने का लाइफ में, फिर वो क्या करता है, वो 15-20 साल के जो इमोशंस रहते हैं उनको ही डीएक्टिवेट आगे परफॉर्म करता रहता है। ओके, उससे वो आगे बढ़ जाता है। मगर जो उसकी लाइफ में है, उसके बाद उसका एक फाइनली एक चीज, एक ही इमोशंस रहता है, सुकून और शांति। एक सच्चे कलाकार एक्टर के लिए उसको ये नहीं लगता है कि मेरे को मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो। एक सच्चे कलाकार के लिए उसका ये रहता है कि अब मैंने जो जीवन दिया, जो संघर्ष किया, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, रुला रहा हूँ, जो परफॉर्म कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहे हैं। अब वो जो पसंद आ रही है और जो तालियां हैं, जो उसको कॉल आ रहा है, जो उसकी तारीफ हो रही है, उसके लिए वो प्रशंसा उसका सबसे बड़ा धन है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, उसको कोई धन नहीं चाहिए, कोई मोह माया ही नहीं चाहिए उसको, कोई मोह माया नहीं। एक सच्चे कलाकार का सबसे बड़ा धन होता है कि जो उसके श्रोता, सुनने वाले, जो देखने वाले, सब उसको पसंद करें, तारीफ करें, वो जहां जाए वो पूछे। इसीलिए लाइफ में क्या होता है, कलाकार की डेफिनेशन मैं नहीं मानता कि कोई दुनिया में दे सकता है। लोग कलाकार को हल्का समझते हैं। मैं चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे करिश्मा कपूर हो, लोग बोलते हैं बड़े वो करते ना कि फैमिली में कौन सा वो बोलते हैं, वो शब्द क्या है, ये नेपोटिज्म। अब मैं ये चीज बोलता हूँ, कई जगह बात आती है नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। आज मैं बोलता हूँ आलिया भट्ट है, करीना कपूर है, करिश्मा कपूर है, यार नेपोटिज्म क्या है, वो अपनी मेहनत कर रही हैं, आप करो ना। सही बात। अगर नेपोटिज्म होता तो क्या राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, ये सब आगे लेवल में आते हैं। नेपोटिज्म कुछ नहीं। लाइफ में क्या है, आज एमएलए का बेटा अपने बच्चे को नहीं सोचेगा एमएलए बनाओ, किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं सोचेगा मेरा बेटा इसमें बढ़े, व्यापारी का बेटा नहीं सोचेगा मेरा बेटा व्यापारी करे, व्यापार करे। साउथ में भी है, मगर आपने कभी साउथ वालों में सुना कभी नेपोटिज्म की बातें आती हैं, उधर की न्यूज आती है? नहीं, उधर तो बिल्कुल ही नहीं आती, जबकि वहां पूरे खानदान वही काम कर रहे हैं, मगर वहां पे कभी नहीं आई बात। क्योंकि क्या है, सच को स्वीकार नहीं करते भाई। जिसका जो बेटा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, हर परिवार अपने बेटे परिवार को सोचते हैं। तो नेपोटिज्म की बात पे जो हल्ला हुल्ला करते हैं ना, मुझे सबसे बड़ी गंदे लगती है। अगर उसको बढ़ना होगा बढ़ जाएगा भाई, नहीं बढ़ना होगा तो नहीं बढ़ेगा। सही बात। अब ऐसे कितने हैं, अब क्या है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर जो आए जमीन से आए,
आज जो खानदानी डायरेक्टर है वो नीचे है, वो जो नए आए वो लोग आ गए। अगर नेपोटिज्म चलता रहता दुनिया में, इंडस्ट्री में, तो क्या वो जो छोटे डायरेक्टर बड़े बन पाते? ये सब क्या होता है, इंडस्ट्री आपस में, पॉलिटिक्स। जीवन में क्या है ना, जहां किसी भी चीज में पॉलिटिक्स यूज हुई हो, उधर पे लाइफ खत्म। देखो, इंसान आपस में मिलके रहते थे, एक गांव में प्यार से 4 भाई लोग सब मिलके रहते थे। सही बात। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कुछ भी हो, 4 भाई मिलके रहते थे। मगर वहां पे जहां पे राजनीति आई, राजनीति बोला अबे भाई तुझे तो वो शूद्र बोलता है, अरे तू पंडित है, तू अपनी लेवल नहीं सोच रहा है, अरे तू मुस्लिम है, तू अपनी मजार क्यों नहीं बना रहा है। तो क्या है, जहां ये राजनीति आई, राजनीति ने क्या करा, रिश्ते परिवार खत्म कर दिए, जो प्यार मोहब्बत थी आपस में। अच्छा, और राजनीति का अर्थ लोगों ने गलत लगाया। एक्चुअल राजनीति का अर्थ क्या होता है, राज्य की नीतियों से अवगत होना राजनीति होती है। राज्य की जो नीतियां हैं, आप विकास की जो प्रक्रिया है, नाले, सुलभ शौचालय, जो गलियां, रोड, कैसे देश का विकास कैसे हो, वो राज्य की नीतियों को बोलते हैं राजनीति। लोग राजनीति का अर्थ ही अलग लगा दिया। राजनीति मतलब इसका बुरा कैसे कर सकते हैं, और उसने मेरे साथ राजनीति खेल दी। अरे भाई, राजनीति क्या खेल दी, राजनीति तो विकास का नाम है। हाँ सही बात है। राजनीति को गंदा बना दिया लोगों ने। राजनीति है विकास का नाम, और राजनीति को लोगों ने गंदा बना दिया। लड़ाना भिड़ाना, उसको राजनीति बोलने लग गए, जबकि वो राजनीति नहीं है। राज्य की नीति से अवगत होना ही इंसान की राजनीति होती है। ये राजनीतिज्ञ है, मतलब इसको राज्य की नीतियों का ज्ञान है, वो राजनीतिज्ञ है। जिसको राज्य की नीतियों का मतलब कैसे विकास होना, कैसे डेवलप होना, उसका ज्ञान नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। मगर वो राजनीति का ही अर्थ बदल दिया गया कुछ समय में। राजनीति मतलब ये अगर बुराई कर रहा है मेरे साथ, ये राजनीतिज्ञ है। काम को छोड़ के बुराई भलाई में फंस गया, यहां पे राजनीति ले ली। जबकि ये क्या है, जीवन मधुरता है यार, आपस में जियो। एक चीज बताओ, 2 आंखें आपकी हैं, 2 पैर मेरे हैं, सारे समाज, सब कास्ट के 2 हाथ पैर हैं, सब चल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इंसान मानव है, और मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं। अगर इंसान अपनी मानवता को ना रखे, मैं बोलता हूं, तो जीवन में वो कीचड़ है। सही बात। मानवता मतलब क्या, इंसान। आप एक चीज बताओ, अपन ने हिस्ट्री पढ़ी, इंसान क्या थे, बंदर थे, बंदर से मानव बने। जब बंदर से मानव बने, उसके बाद सब दुनिया की जात पात धर्म सब चीजें आई। सब चीजें तभी आई नहीं, हर इंसान ने अपने फायदे के लिए। अभी जैसे आप रहते, अपनी मीडिया फील्ड से ही ले लेते हैं, कोई अपना डायरेक्शन करता है, कोई अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेता है, सबकी एक एक अलग अलग जॉब हो गई। सब सही। पहले सब क्या थे, आए स्ट्रगल करने एक ही थे, एक ही। हाँ, स्ट्रगल करने अपन एक ही आए थे, सबके सब ग्रुप में आए। फिर क्या हुआ, कोई डायरेक्शन में चला गया, कोई प्रोडक्शन में, अब वो डायरेक्टर हो गया, ये प्रोडक्शन हो गया, वो प्रोड्यूसर हो गया, ये एक्टर हो गया। सही। तो ये डिफाइन होगी ना, है तो सब एक, वो पद बदल गया बस, उसमें उसको लेके दुनिया लड़ रही है। सबसे गंदा है मेरी लाइफ में। आपने कभी सोचा है कि राजनीति में भी ट्राई किया जाए? नहीं, राजनीति में ट्राई करने का नहीं सोचा, कभी सोचोगे भी नहीं? राजनीति में ट्राई नहीं। मैं आपको राजनीति की परिभाषा दे दिया, आपको बताया राजनीति क्या है। राज्य की नीतियों से अवगत होना ही राजनीति है। जो आज के आधुनिक लोगों की राजनीति, उस हिसाब से मेरे को राजनीति में नहीं आना। बुंदेलखंड के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम क्या बोलते हैं, हमारा बुंदेलखंड जो है, अब बात वही आ जाती जो हम बोलते हैं। हम ये क्यों नहीं बोलते कि पूरा भारत अपना है? हम क्यों इसे बुंदेलखंड, तेलंगाना, हम क्यों इसमें डूबे रहते हैं? बुंदेलखंड, बिहारी, उत्तराखंड या साउथ क्यों हम बांटे अपने आप को? हमारा भारत है, बिल्कुल, हम सब भारतीय हैं। तो एक भारत का नाम लेके क्यों एक ना होके रहे?
क्यों इसमें बटे हुए हैं? ये भी एक अलग पॉलिसी है। वो छत्तीसगढ़ी, वो बिहारी, वो बुंदेलखंडी, अरे भैया वो ठीक है, वो उनकी कल्चर है, संस्कृति है। हाँ, उस संस्कृति को अप्रिशिएट करो आप कल्चर विभाग में। लेकिन कुछ जगह तो जहाँ की संस्कृति है उसी को ही मोल्ड कर दिया गया। नहीं, मोल्ड क्या है, वो वहां की राजनीति करती, जो जो बोला ना, राजनीति का अर्थ नहीं जानते। हाँ। जो गंदी राजनीति करने वाले हैं उसको डिवाइड करते हैं। राजनीति, मैंने क्या बोला, राज्य की नीतियों से अवगत, मगर इन लोगों ने क्या करा, ये हमारा राज्य अलग, ये हम ये डेवलपमेंट, हमारी ये भाषा, हमारा ये। अब एक चीज बताओ, एक इंसान आपके सामने भूखा आए, आपके पैर के सामने खड़ा हो जाए, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता देंगे कि उसको भूख लगी, आप हेल्प कर दोगे। सही बात। तो वो लाइफ में क्यों सोच के नहीं चलते हम? सुनो, तब आप पूछोगे नहीं कौन सी कास्ट है, क्या जात है। उस समय क्या आई आपके अंदर? मानवता, ह्यूमन, आप इंसान हो। वो इंसानियत के नाते आपको लगा मैं उसकी मदद कर दूं। उस समय आप उसका कटोरा देख के उसको पैसे नहीं डालते। इंसानियत, हाँ डेफिनेटली इंसानियत देख के ही। तो वो इंसानियत ही जिंदा रहनी चाहिए इंसान में। और मैं बोल रहा ये इंसानियत जिंदा होगी ना लाइफ में हर इंसान के अंदर, उस दिन कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कोई जात पात नहीं, मानवता बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दे। अच्छा, कितनी बार आप शिल्पा जी के साथ में काम किया? तो शिल्पा जी मेरे को हमेशा बोलती थी कि आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। ओके। हमेशा मेरे को जब भी साइड पे जाऊं शिल्पा जी के साथ सीन रहता था, शिल्पा जी बोलती थी मेरे को, आपके ओरिजिनल आंखें अच्छी लगती हैं, बढ़िया है। मैंने कहा शिल्पा जी को, मैंने बोला, मैंने शिल्पा जी आंखें अच्छी हैं, बाकी क्या है, लग नहीं है अच्छी। हाँ, वो नसीब में कोई लड़की नहीं है, मगर बहुत मेहनती है वो। मेहनती तो है। और डायरेक्टर हमारे वो भी बहुत मेहनती है। क्या बोलते थे आपको, मतलब क्या बोलती थी शिल्पा जी आपको? आए आंखें देखेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता, हम सोचते कि हमें कोई देख रहा है, अरे भाई क्या बात है, लाइन तो नहीं मार रहा, मगर हो सकता है कई बार आपके लोग कुछ अच्छी चीज लग रही हो तो इसलिए आदमी आपको देख रहा है। बस आप उसको मौका दो, वो बता देगा कि आपके अंदर ये चीज अच्छी थी, ये चीज के लिए मैं देखी। ओके। तो उन्होंने बोला आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, बिल्कुल नीली है, नीली टाइप की अलग ही है। और आपकी किसी ने और ने तारीफ नहीं की ऐसी आंखों की? अच्छा, कब, एक बात बताओ, कभी ऐसा कोई किरदार किया है कि हीरोइन के साथ में आपको कुछ इंटीमेट सीन करने हो? अगर यही कर रहा होता तो आज BMW ऑडी से तो घूम ही रहा होता भाई। मैंने जीवन में कोई एक ऐसा इंटीमेट सीन किसी के साथ में वो मैं नहीं आपको हुआ? क्या बोला, अरे यही सीन कर रहा होता मैं लाइफ में तो आज ऑडी BMW से घूम रहा होता। किरदार है वो, तो उसमें क्या किरदार, आप गाना भी करते हैं, गाना हो गया वो किरदार के लिए आपने अभी जो बोला ना कि इतनी आपने इंटीमेट सीन के बारे में बात की, इंटीमेट नहीं उसके पूरा डिसी, आप बात पूरी सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करें, आप आगे का सवाल करिए। मेरा क्या था मेरी लाइफ में, अगर मैं इंटीमेट सीन और ये सब करता तो मैं BMW ऑडी से घूम रहा होता। मेरी लाइफ का एक रूल रहा लाइफ में, मैंने कहा यार मैं अपनी न्यू जनरेशन को, मैं बुद्धू समझ लो इस मामले में, बुद्धू मानो, मैं लोगों की तरह कमाना नहीं सीखा, मैं थोड़ा भावनात्मक इमोशनल हूँ। बोला ना एक सच्चा कलाकार गरीबी में जी लेगा मगर इमोशंस रहते। तो मैं ये सोचता था कि मैं यार नई जनरेशन के लिए गंद ना दूं, गंद परोसूं। कल मैं एक इंटीमेट सीन कर रहा है, गलत रोल कर रहा है, चलो वो ठीक है, वायरल होती है सब चीजें लाइफ में, मगर मेरी भांजी, मेरा भतीजा, मेरी फैमिली के और लोग देख रहे हैं वो सीन, ये देखो चाचू, ये देखो भैया, ये देखो मामू। तो वो चीज को मेरी लाइफ में ये चीज रही कि मैं यार मेरे लिए नहीं, मैं अपनी नई जनरेशन के लिए मैं गंद देख के तो मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। सही। अगर मैं सच्चा कलाकार हूं, मेरी कला से पैसा दूं ना, मेरी एक ऑनेस्टी है ना, कुछ कराओ, अच्छा कराओ, तुम रोल कुछ भी करा लो, मगर ये इंटीमेट, रेप, बलात्कार, ये सीन मत कराओ। ये मेरे लिए क्या है, एक कलाकार की
बेइज्जती होती है। अगर आपको अपनी पसंद का किरदार दिया जाए तो कौन सा किरदार आप सबसे पहले चूज करेंगे? मुझे अपनी पसंद का किरदार दिया जाए ना तो मैं जीवन में एक ही किरदार करूंगा, हिटलर का। हिटलर? हाँ, जो फालतू लगे तबाह कर दो। हाँ, मेरे लाइफ में सबसे फेवरेट हिटलर है। स्वामी विवेकानंद जी भी हैं। रियल लाइफ में भी अपनाते हो कभी कभी इस चीज को? नहीं, अपनाने बुलाने है, जिस दिन अपनाना होगा उस दिन अपना लेंगे। मगर क्या है, मैं ये सोचता हूँ जीवन को आनंद से जियो। सही बात। आज क्या है, लाइफ में एक बात याद रखो मेरी, हम जो जी रहे हैं ये जीवन सही है गलत, ये कभी कोई नहीं सोचता बैठ के। सर एक बात बताइए, आप आज के जो कलाकार हैं, जो आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उनके स्ट्रगल के बारे में? जैसे कि हम लोग तो थे जो हमने तो, हमारे अंदर तो पेशेंस है, धैर्य है, सब कुछ है। आज ओटीटी आ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया बढ़िया अच्छा ग्रोथ कर रहा है, पैसे भी दे रहा है। फिर जो नए कलाकार आ रहे हैं वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनको आप बताना चाहेंगे? मैं तो नए कलाकारों के लिए ये बोलूंगा कि भाई आप अपने माँ बाप का पैसा 2-3 लाख 5 लाख 8 लाख किसी इंस्टीट्यूट में बर्बाद ना करें। बिजनेस चल चुके हैं आज के डेट में। नहीं, आप अपने माँ बाप से जो पैसे लेके यहाँ पे कोर्स कर रहे हो इंस्टीट्यूट में 8 लाख 5 लाख दे के बर्बाद कर रहे हो, मैं उनसे ये बोलूंगा बेटा वो पैसों के साथ संघर्ष कर ले, कुछ यहाँ इंटर्न में सीख, जाके जोड़। मैं ये बोलूंगा कि आप मत सोचो आपके अंदर कला है, आप बचपन से जानते, आप जाके ऑन सेट सीखो। इसका मतलब आप कोई प्रोडक्शन ज्वाइन करके एडीवीडी में लग जाए, वहां आपको उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। वो जो प्रैक्टिकली आप सीखेंगे वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा पाएगा। उससे आप काम कर सकते हैं। जिनको फिल्म में, टीवी सीरियल में या वेब सीरीज में आना है, अब ये क्या है, नए बच्चों के 5 लाख 8 लाख रुपए ले लेके कई इंस्टीट्यूट सब बड़े बनते जा रहे हैं, और सिखा भी वही रहे जो खुद एक्टर नहीं बन पाए। तो क्या है, मैं ये बोलूंगा कि उन चीजों से दूर हो गए, प्रैक्टिकली अपना इन्वेस्ट करो और सामने इधर पे मेहनत करना शुरू करो। जैसे आप स्कूल में रहते हैं, 8th क्लास पास करते हैं, आपको एनसीसी मिलती है, एनसीसी में आप आओगे, एनसीसी से आपको ट्रेनिंग देते हैं, एनसीसी से कल इन फ्यूचर आप आर्मी के लिए ट्राई करें तो आप उसमें पुलिस में भर्ती में वो काम आती है। बिल्कुल। तो ऐसे क्या होता है कि जब कोई भी जिस लड़के को, जिस बच्ची को, मैं ये बोलूंगा जिन बच्चों को आगे लाइफ में बढ़ना है, एज ए एक्टर काम करना है, तो वो फालतू कोई इंस्टीट्यूट में ना करके लाइफ में प्रैक्टिकल जिए, इंटर्न में काम करें, बगैर पैसे काम कर लें, और जो पैसे इंस्टीट्यूट की तरह वो अपने लिए यहाँ खर्च कर लें अपने पॉकेट मनी के लिए। सही बात। वो जो प्रैक्टिकल सेट पे सीखेंगे, उस सेट पे जो सिखाने वाले हैं वो बहुत अनुभवी हैं, उनसे जो सीखेंगे ना वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। मतलब 1 साल 2 साल अगर आप किसी को देना चाहते हो तो बेटर है कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर लीजिए, प्रोडक्शन में या एडी में या किसी भी चीज में, असिस्टेंट में, किसी भी चीज में, एडी में, वहां आपकी लॉबी भी बनेगी। आप बड़े बड़े लोगों को देखो, अब देखो ये देख लो अपना क्या नाम है, राकेश रोशन जी, डायरेक्टर श्री राकेश रोशन जी, उनने अपने बेटे ऋतिक को असिस्टेंट डायरेक्टर में लगाया ना, भले कोर्स कुछ भी हो मगर उसने डायरेक्शन में लगाया, पहले डायरेक्शन में लगाया, बेटा जाके सीख ऑन सेट काम कैसे होता है, जो प्रैक्टिकली सीखना बहुत जरूरी है। सही। वो नहीं, जितने भी एक्टर हैं जो बोलते ना फैमिली वाले हैं, सब असिस्टेंट जाके सेट पे सीखे, चाहे रणवीर सिंह हो, रणबीर कपूर हो, सब रणबीर कपूर ने असिस्ट किया, सबने नहीं, सबने सेट पे ऑन सेट सीखने से जो एनर्जी, जो पावर आता ना, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। अभी क्या इंस्टीट्यूट भी फर्जी हुए, पहले तो चलो अच्छा सिखाते थे, करते थे, अभी से पैसे कमाने का माध्यम बना लिया बस। अरे ये सोचो भाई यार, कोई गरीब घर का आदमी कैसे क्या जमीन बेच के या किसी बाप ने अपनी पेंशन से निकाल के कैसे पैसे दे के अपने बच्चे को भेजा है, और इधर आके तुम उसको नकली एक्टिंग सिखा रहे हो, नकली प्रोफाइल बनाना सिखा रहे हो,
वो प्रोफाइल बनाना भी ऐसे सिखाते हैं कि आपको लेगा ही नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर कोई। वो प्रोफाइल देख के कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाता है ये नया आया हुआ है, इसको हटाओ, भरोसा नहीं है। ऐसी प्रोफाइल बनाना सिखाते हैं। तो सही। जीवन में सबसे बड़ा ये चीज है कि आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकली लाइफ जियो। माँ बाप की उम्मीद में चल कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं तो तू सीखते सीखते वहां सेट पे करके कुछ तो काम सीख लेगा। हाँ। उसमें तू कमाना शुरू कर देगा, कम से कम माँ बाप को देना शुरू करेगा, लेना नहीं शुरू करेगा। सही बोले आप। ऐसे में क्या है, इंस्टीट्यूट को दो, फिर इधर आया मार्केट में हीरो, उनको स्टार बना देते हैं इंस्टीट्यूट। वो हीरो बन के घूमता है कि मैं स्टार हूँ। हाँ सर, वो क्या है सर, आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है सर? तो मेरे लायक कुछ हो तो बताइए। पहले है तू किस लायक, पहले ये तो बता, तेरे को लूं किस लेवल से लूं? तेरा जो एटीट्यूड और एक्टिव से दिख रहा है वो बता रहा है कि कुछ काम का नहीं है। आज जो लोग देखो 5-10 साल तो देना पड़ता है हर एक्टर को। एक प्रॉपर एक्टर बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है? कहने के लिए 10 दिन भी नहीं, और कहने के लिए 10 साल। वो इसलिए बोलता हूं कि एक फैक्टर में बहुत मानता हूं लाइफ में, लक। मैं आज भी बोलता हूं कि 90% जो होता है ना वो आपकी मेहनत है, 10% आपका लक है। 90% मेहनत के बाद अगर 10% आपका लक काम नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार। लक भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मगर वो लक भी मिलता जब है जब आप सफर करेंगे। सफर ही सफर की मंजिल है, सुबह का इंतजार क्या करना, मंजिलें ख्वाब बन जाए मेरे दोस्तों, इतना बिस्तर से प्यार क्या करना। जब आप सफर में निकलेंगे ना तो आप मंजिल को पाएंगे। यशोक मिजाज जी की पंक्ति थी जो मैं बोला, मगर उनकी पंक्ति में गहराई थी। सफर ही सफर की मंजिल है, सफर ही सफर की मंजिल है, सुबह का इंतजार क्या करना, मतलब कल क्या होगा उसका इंतजार, और मंजिलें ख्वाब बन जाए मेरे दोस्तों, इतना बिस्तर से प्यार क्या करना। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अगर आप बिस्तर से प्यार करते रहेंगे तो आप मंजिल में वहां पा पाएंगे। तो सफर में है तो निकलना पड़ेगा। सही बात, ये चीज है। अच्छा, जैसे कि पूरे देश का माहौल तो आपको पता ही है, सब जगह राजनीति चल रही है, हर फील्ड में हर सेक्टर में राजनीति है, चाहे आप कॉर्पोरेट में ले लो या किसी भी चीज में XYZ। अपने बॉलीवुड में भी ऐसा देखने को मिलता है। आप तो जैसे कि आप तो काफी सीनियर हैं और काफी नहीं ऐसा नहीं है। हमारी बॉलीवुड में हो चाहे टॉलीवुड में हो, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था कि राजनीति शब्द का अर्थ अलग है। अगर अभी भी आप ये बोलते कि इसमें कोई राजनीति चलती है तो मैं इसमें यही बोलूंगा कि राजनीति में पढ़ो ही मत ना, आप अपनी नीति पे ध्यान दो। आप अपनी नीतियों में सही खड़े रहेंगे तो आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। अपनी नीतियों को सही लेके चलो। आप जो सोच के आए, आप जो करने आए, अपनी नीति को पकड़ के रखो, फिर चाहे दुनिया की कोई राजनीति हो आपको फेल नहीं कर सकती, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, फिर आप भी राजनीतिक हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आप भी राजनीतिक हो जाएंगे, मतलब महसूस भी नहीं होगा कब आप ऐसे बन गए, कब आप उस चीज में कैसे आगे बढ़ के घुस गए, पता ही नहीं चला, और आप उस पद पे पहुंच जाएगा बस। हाँ, ये चीज होती है, ये होता है। सही, बहुत बड़ी बात बोल दी। चलिए सर, ये तो फिल्मी दुनिया की जितनी भी बातें हुई आपसे आज अच्छा लगा, लेकिन आज छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। शादी हुई है आपकी? शादी भाई, वो कलाकार बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसकी शादी हो जाती है, और मैं इस सौभाग्य से जुड़ा रहा। ओके। मेरी शादी हुई, लाइफ में डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स हो गया? क्या बात कर रहे?
गलतियां क्या हैं, उनकी तरफ से नहीं थी, मेरी Okay. पत्नी की तरफ से कभी कोई गलती नहीं रही, गलतियां कुछ हमारी रही। हमारी लाइफ में एक जो रूल था ना, वो मेरे लिए बड़ा परेशान किया। क्या? वो रूल था, मैं अपनी लाइन बना के रखा था, बंद से थी जमाने की तो क्यों खता की दिल लगाने की, और रूठना है तो रूठ जाओ, हमें आदत नहीं बनाने की। तो वो जीवन में जो मैं बना नहीं पाया, अगर वो मना लेता ना तो हर परिवार के साथ रहता, वो मना नहीं पाया, उस मनाने में मैंने एक परिवार अपना खोया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, और आज मुझे का बहुत पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया हुआ। अच्छा लगा आपके साथ बहुत ही podcast अच्छा करके। एक्सपीरियंस रहा आज का।